ऑल राइट, तो हम लोग प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर रहे थे। प्रियम्बल जो है ऑब्वियसली, अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले हमने यूडीएचआर में भी डिस्कस किया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स में। यस, ओके। और ओरिजिनेशन बात करते हैं प्रियम्बल के कंसेप्ट का। तो जो कंसेप्ट है, इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रैक्टिस वाज अडॉप्टेड बाय मेनी कंट्रीज। तो प्रियम्बल जो है, दिस वाज वेरी सिमिलर टू ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है, किसने ड्राफ्ट किया था? पंडित नेहरू ने। ओके, किसने ड्राफ्ट किया था? पंडित नेहरू ने ड्राफ्ट किया था, who was a leading figure in India's struggle for independence and the first prime minister as well. And the objectives resolution was later adopted as the preamble by the constituent assembly. Okay, अब अमेंडमेंट की बात करते हैं। सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, it amended the preamble by adding the three new words: socialist, secular and integrity. ओके, तो ये जो है तीन न्यू वर्ड है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। और ये क्या दिखाता है? रिफ्लेक्ट करता है चेंजेस इन द आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। ओके, टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल क्या है? We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. कौन कौन सा है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, social, economic and political liberty of what? Thought, expression, belief, faith and worship, and equality of status and opportunity। ठीक है। ये जो है आपका, ये याद रखिएगा, क्या सिक्योर करता है? what does it try to secure? It tries to secure justice, it tries to secure liberty and it tries to secure equality। अब ये भी अलग अलग टाइप का होता है। क्या होता है? ये भी जो है अलग अलग टाइप का होता है। जस्टिस कैसा जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी किस टाइप का होता है? थॉट का लिबर्टी, एक्सप्रेशन का लिबर्टी, बिलीफ का, फेथ का, वर्शिप का। तो ये कहां से आता है हमारा? अगर आप देखिएगा, फंडामेंटल राइट्स में एम्बेडेड है। थॉट एक्सप्रेशन आर्टिकल 19, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 30 तक। ओके, इवन 25 टू 28 और 30 भी ना। आप 29 30 देखिएगा, विदाउट क्या बिलीफ, फेथ और वर्शिप विदाउट पॉसिबल है, अगर आपको कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स ना हो उसको प्रिजर्व करने का। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो 25 से 28 है भी है, 29 30 भी आप इसमें डाल सकते हैं। देखिए, बहुत सब्जेक्टिव है। यू आर नॉट रॉन्ग व्हेन यू से 25 टू 28, यू आर वेरी करेक्ट। लेकिन एट द सेम टाइम 29 30 भी इंपॉर्टेंट है when you are talking about your fundamental rights, the freedom of religion. Religion cannot survive unless and until there are remedies given to preserve it. Then इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, तो ये कहां से मिलता है? आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आप स्टेटस में इक्वल है। कोई भी महाराजा धीराज वगैरह नहीं है इस देश में, कोई भी राय बहादुर नहीं है लाइक द ब्रिटिश टाइम्स। ओके, एवरीबडी इज एन इक्वल सिटीजन। ओके, आप अपने मेरिट से अपने नाम के आगे डॉक्टर वगैरह लगा सकते हैं। तो इक्वालिटी किस चीज की दे रही है? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की दे रही है। और promote among them all what? Fraternity promotion. So this is ensured through what? Can I say article 51A? Fraternity promotion जो है 51A, ये यहाँ पर सिटीजन्स भी प्रमोट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आपका फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, ऑल द ट्रोइका, ये जो ट्रोइका है, राइट्स, डायरेक्टिव्स और ड्यूटीज का, ये क्या कर रहा है? हमारे में भाईचारा, दैट इज फ्रेटर्निटी जो है, उसको प्रमोट कर रहा है। द आंसर इज यस। ओके, and in our constituent assembly this 26th day of November 1949 adopt, enact and give ourselves this constitution. Now let me see here, मुझे आप बताएं कि अगर मैं टाइम मशीन से वापस जाना चाहूं 1949 में, तो क्या ये सिमिलर दिखेगा? ये जो डॉक्यूमेंट है, क्या ऐसा ही दिखेगा? द आंसर इज नो। तो अब आप मुझे बताएंगे कि कैसा दिखेगा। रुको, now you people are going to tell me how will it look। तो क्या मुझे सॉवरेन दिखेगा?
सॉवरेन दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। क्या मुझे सोशलिस्ट दिखेगा? नहीं। क्या मुझे सेक्युलर दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्या मुझे डेमोक्रेटिक दिखेगा? दिखेगा। रिपब्लिक दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। सो इंडिया वॉज ए सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इट वॉज नॉट ए सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक। ओके। और क्या नहीं दिखेगा? और क्या नहीं दिखेगा? यहां पर क्या मुझे फ्रेटर्निटी दिखेगा? क्या मुझे यूनिटी दिखेगा? क्या मुझे इंटेग्रिटी दिखेगा? नहीं, इंटेग्रिटी नहीं दिखेगा। तो ये जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको लाया गया था। दिस वाज देयर थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके। तो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके। SDR। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। ऑलराइट, यहां पर जो है इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। बाय दी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या ऐड हुआ था? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। नाउ टेल मी दिस थिंग, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? द आंसर इज यस, इट इज वेरी वेल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और लेकिन एक इसमें क्या प्रॉब्लम है, दैट इट इज रेड इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, तो ये जो मेन फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वेरी करेक्ट, मेन फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पे, ओके, उस पे इसका लीगल इफेक्ट कैसा है या नहीं है? क्या प्रियम्बल पे उसका लीगल इफेक्ट है या नहीं? दैट्स व्हाट यू नीड टू टेल मी। द आंसर इज नो। ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉवरेन के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट द की वर्ड्स इन द प्रियम्बल। तो सॉवरेन हमें क्या बताता है? तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, इनका आपको यूपीएससी में डेफिनेशन आ सकता है। जैसे याद है, एक बार आया था 2021 में स्टेट का डेफिनेशन, उसके बाद आपका आया था लिबर्टी का डेफिनेशन, उसके बाद आपका और किस किस का, रिपब्लिक का आ सकता है कल को, तो सॉवरेन का आ सकता है। ओके। तो ठीक है, इस चीज से ध्यान रखिएगा। तो उस समय क्या करना है, द बेस्ट पॉसिबल थिंग इज दैट गो फॉर द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन। ओके। ठीक है। सॉवरेन, इट इंडिकेट्स दैट इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। सॉवरेन का मतलब क्या होता है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है विथ नो एक्सटर्नल पावर ओवर इट्स गवर्नेंस। इंडिया क्या है? एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है और इसके पास कोई एक्सटर्नल पावर नहीं है ओवर इट्स गवर्नेंस। दिस सॉवरेंटी अलाउज इंडिया टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ये क्या करता है? ये अलाउ करता है, ओके, टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अब जैसे मान लिया कि अगर इंडिया सॉवरेन नहीं होता तो हम क्या होते? डोमिनियन होते। वी वुड हैव बीन अ डोमिनियन। तो उस समय इंटरनल अफेयर्स जो है हमारे, हम हैंडल कर सकते थे, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो ब्रिटिश आइल्स से हैंडल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऑल्दो दे वर इंडिपेंडेंट अपने इंटरनल मैटर्स में, डोमेस्टिक मैटर्स में,
लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था. दे हैड टू सेंड देयर ट्रूप्स टू सपोर्ट द ब्रिटिशर्स. और उनको क्या कहते थे? एंजाक ट्रूप्स. क्या बोलते थे? एंजाक ट्रूप्स. ना लेना ना देना, बहुत दूर थे. द ऑस्ट्रेलियंस एंड द न्यूजीलैंड पीपल, दे वर वेरी फार अवे. तो वहां पर फिर भी जो है एंजाक ट्रूप्स जो है गए थे. एंड आर मेंबरशिप, हम जो है कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, उससे जो है, और हम यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है, उससे हमारी सॉवरेंटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है. प्लीज रिमेंबर दिस. सोशलिस्ट, तो ये इंडिया का कमिटमेंट दिखाता है टू अचीविंग सोशल एंड इकोनॉमिक इक्विटी अमंग इट्स सिटीजंस, एंड दिस प्रिंसिपल एम्स एट रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज इन वेल्थ एंड इनकम, ensuring a more equitable distribution of resources. Okay, तो ये क्या है? This is actually reflected via the DPSP. Okay, ये जो है DPSP से रिफ्लेक्टेड है. क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये आर्टिकल 31A, B और C, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी की बात की जाती है और कैसे राइट टू प्रॉपर्टी टू गिव शेप टू सर्टेन डीपीएसपी, उसके बारे में बात की जाती है. तो वहां से भी कि डीपीएसपी को भी हम सीरियसली लेते हैं एज अ कंट्री. हम जो है डीपीएसपी को भी हम सीरियसली लेते हैं. सो ये एक अच्छी बात है. ये दिखाता है हमारा सोशलिस्ट नेचर. हम सोशल वेलफेयर की तरफ जाना चाह रहे हैं. ओके, सारे लोगों के वेलफेयर की तरफ. सेक्युलर, it denotes India's principle of separating religion from the state, ensuring that the government treats all religions with equal respect and does not favor or discriminate against any religion. तो सेक्युलर का मतलब क्या होता है? इंडियन कंटेक्स्ट में सेक्युलरिज्म का मतलब डिफरेंट होता है देन वेस्टर्न कंसेप्ट. वेस्टर्न कंसेप्ट में क्या होता है? मतलब टोटल डिटैचमेंट बिटवीन द स्टेट एंड द चर्च, इसका मतलब होता है सेक्युलर. और अब जो है इंडिया में क्या होता है? देयर इज नो टोटल डिटैचमेंट. इंडिया जो है वहां, यहां स्टेट एक एक्टिव रोल प्ले करेगा रिलीजन को रिफॉर्म करने में. और इंडिया जो है, एक और इंडियन स्टेट जो है, उसका कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है. यस, ओके, इसका कोई क्या है? कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है. एवरीबडी इज फ्री टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपागेट. लेकिन बाहर के कंट्री के सेक्युलरिज्म में और हमारे सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स? हमारे सेक्युलरिज्म में है दैट वी टेक एन एक्टिव स्टैंड, वेयर एज अदर कंट्री में ये नहीं होता है. बाहर की कंट्री में अगर आप चाहो तो, जैसे फ्रांस, फ्रेंच सेक्युलरिज्म है, वहां हिजाब पहन के आप नहीं जा सकते. और इंडिया में बुर्का पहन के तुम एग्जाम दे सकते हो. बाहर की कंट्री में जहां सेक्युलरिज्म है वहां आप हिजाब नहीं, क्योंकि हिजाब टोटल डिलिनेशन. You can wear the hijab at your home, you can wear the burqa at your home, but you cannot wear in the streets on the public squares. Why? Because public में कोई religion का display नहीं होगा. और और आप अगर देखोगे इंडिया में, तो आप जाके कर सकते हो. ठीक है, यू कैन गो एंड यू कैन डू दिस थिंग. आप जो है पब्लिक डिस्प्ले बिल्कुल कर सकते हो. Democratic, so it emphasizes that the power and authority of the government are deprived from the people through mechanisms. और ये derived है, नॉट derived है. ओके, ये जो है पीपल से पावर लिया गया. ओके, दिस इज अ फ्रॉडियन, ओके, फ्रॉडियन स्लिप था ये. पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ पावर इन द ऑन द ग्राउंड, बट ऑन पेपर द पावर इज डिराइव्ड, है ना. सो सबकॉन्शियस माइंड से ये स्लिप हो गया. तो पावर जो है आपका डिराइव्ड है फ्रॉम द पीपल. तो डेमोक्रेटिक सेटअप में पीपल आर वेरी बिजी, एंड पीपल आर बिजी, सो दे कैन नॉट गवर्न देमसेल्व्स. That's why they delegate their power to elected representatives. All right. Republic, it signifies a political system where the head of state is elected either directly or indirectly for a fixed term, as opposed to hereditary monarchy. Okay, रिपब्लिक में क्या होता है? It signifies a political system where the head of state is elected. तो यहां पर रिपब्लिक के बदले, रिपब्लिक का अपोजिट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल
मोनार्की। तो जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और एक होता है आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक में हेड ऑफ स्टेट इज आल्सो इलेक्टेड, वेयर एज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हेड ऑफ स्टेट इज हेरिडिटरी, बाकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो इलेक्ट होता है। ओके, ऑलराइट। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो ये जो है हमारा कोर वैल्यूज है। इससे फेयरनेस, फ्रीडम, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ओके, एंड अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ये जो है डेवलप होता है। तो सेंस ऑफ ब्रदरहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया जैसी कंट्री के लिए सेंस ऑफ ब्रदरहुड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है सोशलिस्ट जो है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, और पहले जो है सोशलिस्ट कैरेक्टर जो है ऑलरेडी इम्प्लिसिट था थ्रू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, लेकिन अब जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इन्होंने क्या किया, एक्सप्लिसिट कर दिया। तो ये यूपीएससी पूछ सकती है दैट इंडिया इज एन एक्सप्लिसिटली सोशलिस्ट स्टेट, यस और नो? क्या इंडिया एक एक्सप्लिसिटली सोशलिस्ट स्टेट है? द आंसर इज यस। ओके, ओके, दिस इज एन एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। और अवधि सेशन में कांग्रेस के 1955 के अवधि सेशन में कमिटमेंट था दैट हम लोग जो है एक सोशलिस्ट पैटर्न को अपडेट करेंगे, उसको जो है प्रमोट करेंगे। नेचर ऑफ इंडियन सोशलिज्म कैसा है? इट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ओके। इट इज नॉट अ कम्युनिस्ट सोशलिज्म। कम्युनिस्ट सोशलिज्म में टोटल प्रोहिबिशन होता है ऑन एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसमें जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पे प्राइवेट सेक्टर का टोटल प्रोहिबिशन होता है, दे कैन नॉट बाय इट, द स्टेट बाइज इट, ओके। और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में दैट स्टेट अलाउ करता है प्राइवेट सेक्टर को, बट प्राइवेट सेक्टर हैज अ जूनियर रोल। द स्टेट ड्राइव्स द इकोनॉमी एंड द प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट्स द इकोनॉमी, ओके। The Supreme Court has described democratic socialism as aiming to end poverty, ignorance, disease, and inequality of opportunity. Influence of Gandhism and Marxism. Okay, तो ये इंडिया जो है गांधीयन फिलोसफी और मार्क्सिस्ट फिलोसफी जो है उसके ब्लेंड से चल रहा है। तो व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ बोथ गांधी एंड मार्क्स? इट इज टू हैव ए स्टेटलेस सोसाइटी, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, यू कैन लीव इट। मान लिया बहुत श्योर नहीं हो रहे हैं आप और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, हाँ, इट्स अ पीवाई क्यू, आई नो, बट उस समय अभी तो पता है ना स्टेटलेस सोसाइटी, बहुत सारी किताबों ने अपने आप को अपडेट भी कर दिया शेमलेसली। स्टेटलेस सोसाइटी अब उसमें लिख दिया कि गांधीयन और मार्क्सिस्ट का क्या है। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग हियर इज दैट अभी जैसे पेपर आएगा तो आपको नहीं पता है उस समय की क्या सीन है, तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू इन दैट केस, यू कैन जस्ट स्किप इट, ओके। हर बॉल पे छक्का नहीं मारना है, पहले ही बताया था मैंने। ऑलराइट, सेक्युलर जो वर्ड है हम लोग अब एक्सप्लिसिटली सेक्युलर भी हो गए हैं। पहले इम्प्लिसिटली सेक्युलर थे, अब जो है हम लोग एक्सप्लिसिट है, ठीक है। आर्टिकल 25 टू 28 हमें एक सेक्युलर स्टेट बनाता था, बट दैट वाज इम्प्लिसिट। अब जो है हम एक्सप्लिसिटली हो गए, ठीक है। इंडिया का कंसेप्ट क्या है? पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है, एंड इंडियन सेक्युलरिज्म इट एम्बॉडीज ए पॉजिटिव कंसेप्ट implying not merely the absence of state religion but also the equal status and support of all religion by the state. सपोर्ट किस टाइम में? रिफॉर्मिस्ट सपोर्ट, मतलब रिफॉर्म करने में हेल्प करेगा विथ टाइम, है ना। सो हु वाज द रिफॉर्मर? हु वाज वन ऑफ द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर्स हु स्टार्टेड रिफॉर्मिंग रिलीजन इन इंडिया? किसको बोलोगे?
विलियम बेंटिक को कहोगे? विलियम बेंटिक को? विलियम बेंटिक 1829, याद आया? है ना, बंगाल रेगुलेशन एक्ट, याद आया? यस। ओके, वेस्टर्न नोशन क्या है? कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन. What is the Western notion? It is that of complete separation of state and religion. Okay, all right. And Indian secularism है based on the principle of equal respect for all religion, ensuring that the state neither favors nor discriminates. अगर आप देखिएगा तो मान लिया कि से सपोज किसी रिलीजन का फेस्टिवल है, तो स्टेट, इंडियन स्टेट उसके साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा? जैसे कोई फेस्टिवल है, इंडियन स्टेट उसके साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा? बाय गिविंग हॉलीडे, उस दिन हॉलीडे दे देगा। यही सेक्युलर स्टेट का फंक्शन है। हमारे पास इतने सारे हॉलीडेज क्यों हैं? हमारे पास बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स, जैन फेस्टिवल्स, सिख फेस्टिवल्स, हिंदू फेस्टिवल्स, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सारे फेस्टिवल्स में हम लोग क्या दे देते हैं? हॉलीडे दे देते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द हॉलमार्क ऑफ अ सेक्युलर स्टेट, दैट उसके साथ इंटरैक्ट नहीं करता है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डिस्टेंस। ये सेक्युलर स्टेट एक डिस्टेंस बना के रख रहा है सारे रिलीजन से। कभी देखा है किसी गवर्नमेंट स्कूल में दिवाली फंक्शन हो रहा है या गुरु पूर्णिमा फंक्शन हो रहा है या इस टाइप का? प्राइवेट स्कूल्स में होता है, लेकिन कभी भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस में नहीं होगा। कोई प्रोफेसर अपना मना रहा है, बच्चे मना रहे हैं, अलग बात है, होली मना रहे हैं, लेकिन कभी भी इंस्टीट्यूशन से नहीं आएगा खबर कि हम ये मना रहे हैं। अमेरिका में देखिएगा तो वहां पर टर्की, थैंक्स गिविंग में टर्की पार्डनिंग इज अ वेरी बिग थिंग। क्रिसमस पे जो है उनका एक वो आ जाता है, क्रिसमस पे उनका जो फर्स्ट लेडी है और जो प्रेसिडेंट है वो वहां पर बहुत बड़ा इवेंट होस्ट करते हैं। सो उनका सेक्युलरिज्म डिफरेंट है, इंडिया का सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट। हम लोग क्या करते हैं? प्रिंसिपल डिस्टेंस देते हैं। कभी भी बढ़ चढ़ के कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन किसी एक पर्टिकुलर फेस्टिवल को नहीं मनाता। इवन द प्राइम मिनिस्टर, ही विल जस्ट विश यू कि आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं वगैरह वगैरह, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर आप देखिएगा तो आर्टिकल 25 टू 28 में जो है हमारा सेक्युलर इथोस इम्प्लिसिटली मेंशन्ड है। ओके, आर्टिकल 25 जो है आपको गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू प्रोफेस, practice and propagate your religion to all individuals, and obviously it is subject to public order, morality and health. Article 26 जो है, it allows every religious denomination or any section thereof the right to manage its religious affairs. Article 27, it ensures that no person is compelled to pay any taxes for the promotion or maintenance. आपसे कभी भी दीपावली सेस नहीं लिया जाएगा, आपसे कभी भी गुरुद्वारा सेस नहीं लिया जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर एक वो क्या है रीजनेबल क्राइटेरिया, क्या है? व्हाट इज द रीजनेबल एक्सेप्शन? आपसे फीस लिया जा सकता है अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को विजिट कर रहे हैं फॉर द मेंटेनेंस एंड अपकीप। आप पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, आप पे जो है कभी कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और ये जो है आपका जैसे जर्मनी में दे हैव द क्रिश्चियन टैक्स। जर्मनी में क्या है? क्रिश्चियन टैक्स है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? हमारे पास कोई टैक्स नहीं है, बट देर इज अ फी, एक फी जरूर है, ठीक है। आर्टिकल 28, इट प्रोहिबिट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन होली स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जहां पर पूरा स्टेट का फंडिंग है वहां पर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। देर इज नो सरस्वती पूजा in any kind of Jawahar Navodaya विद्यालय, in any kind of केंद्रीय विद्यालय, in any kind of IITs। कोई प्रोफेसर करा रहा है वो अलग बात है, कोई बच्चे करा रहे हैं वो अलग बात है। कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगा। द एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑलवेज सेक्युलर। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, एक काम कर लेना बिफोर गोइंग। एनसीईआरटी जो है आपका, मैंने बताया था ना कौन सी एनसीईआरटी, पॉलिटी वाली। ओके, तो उसमें क्लास 11 की जो है एनसीईआरटी, उससे जो है
इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी लाइक सेक्युलरिज्म का क्या डेफिनेशन होता है, ओके, सेक्युलरिज्म का क्या डेफिनेशन होता है, सोशलिज्म का क्या डेफिनेशन होता है, स्टेट का क्या डेफिनेशन होता है, इस टाइप के डेफिनेशन जो है 10-15, वो आप समझ लेना, याद तो कर नहीं पाओगे बट समझ जरूर लेना, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, ऑलराइट। हाँ, इंडिया में कैसी डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है विथ अ पॉपुलेशन ऑफ आर, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ, स्विस कैंटन्स में। व्हाट आर डायरेक्ट डेमोक्रेसी टूल्स, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट, ओके। इंडियन डेमोक्रेसी क्या है, इंडिया जो है इट अडॉप्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वेयर द एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव क्या है, अकाउंटेबल है टू द लेजिस्लेचर, ओके। इसमें हमारे पास क्या क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है, ओके। आई थिंक दिस इज डन, हाँ। रिपब्लिक क्या होता है, जब आप अपने हेड ऑफ स्टेट को खुद सेलेक्ट करते हो, व्हेन यू सेलेक्ट योर head of state yourself, you don't, okay, you don't have to deal with the hereditary monarch, मतलब किसी का बेटा, ओके, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसे करके नहीं होता है, आप जो है इलेक्ट करते हो हेड ऑफ स्टेट को। नाउ यहां पर भी जो है रिपब्लिकन सिस्टम भी दो टाइप का हो सकता है, जिसमें प्रेसिडेंशियल और प्राइम मिनिस्टर। एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम, देखिए इंडिया भी रिपब्लिक है, जापान इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इंडिया इज अ रिपब्लिक एंड अमेरिका इज अ रिपब्लिक, आर दे द सेम सिस्टम, नहीं। उसमें क्या है, हेड ऑफ स्टेट इज ऑल्सो द हेड ऑफ गवर्नमेंट। इन अमेरिकन रिपब्लिक द हेड ऑफ स्टेट इज ऑल्सो द हेड ऑफ गवर्नमेंट, वेयर एज इन इंडियन रिपब्लिक द हेड ऑफ स्टेट इज नॉट द हेड ऑफ गवर्नमेंट, ओके। जस्टिस हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सोशल जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। तो पॉलिटिकल जस्टिस में क्या है, राइट टू स्टैंड इन इलेक्शंस, राइट टू वोट, ओके, राइट टू वोट इज ऑल्सो योर सोशल जस्टिस, वाई, बिकॉज ये एलिमिनेट करता है प्रिविलेजेस को। अगर आपको याद होगा 1909 में सबसे पहले वोटिंग इंट्रोड्यूस की गई थी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के साथ, एंड उसमें क्या था, क्या वो जस्टिस था, वॉज एवरीबडी अलाउड, द आंसर इज नो। 1919 में was everybody allowed, the answer is no. 1935 में was everybody allowed, the answer is again no. Out of a possible population of 26 crores, 14 lakh people were only allowed to vote in 1935. हमारे हमारे जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें हर रेजोल्यूशन पे, हर आर्टिकल पे बहुत ज्यादा बहस हुई थी, लेकिन एक आर्टिकल पे जीरो बहस हुई थी, एंड इट वाज पास्ड विदाउट अ डिबेट, एंड दैट आर्टिकल वाज आर्टिकल 326, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इट मींस दैट हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली वालों के दिमाग में ये नहीं आया, बिल्कुल भी आया ही नहीं, कि हम किसी को डिप्राइव कर सकते हैं फ्रॉम द राइट टू वोट, ओके। लिबर्टी क्या होता है, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ लिबर्टी एंड लॉ, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ लिबर्टी एंड लॉ, इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। यस, ये दोनों पीवाई क्यू है बाय द वे, ये दोनों पीवाई क्यूज हैं, ओके, ठीक है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिक्योर करता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप फॉर इट्स सिटीजन्स एंड दिस इज अंडरपिन्ड बाय द फंडामेंटल राइट्स। ओके, और ये जो राइट्स है इनको क्या बोला गया है? जस्टिसिएबल राइट्स, दैट इज आप कोर्ट पहुंच सकते हैं इनके इन्फोर्समेंट के लिए। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्पेशल privileges. Okay, absence of special privileges for any section of society, and this is shown by article 14 to article 18, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 के बीच। ओके, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन guarantees all citizens equality of status and opportunity encompassing civic, political and economic dimensions। okay, इस चीज को आप याद रखना। फंडामेंटल राइट्स, सो सेवरल प्रोविजंस विद इन द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स क्या इंश्योर करता है कि इक्वालिटी रहे? इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑब्वियसली आर्टिकल 14। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्वियसली आर्टिकल 15। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 एंड अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो कोई भी महाराजा धीराज पैदा नहीं हो रहा है। आप जो है अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो आप पे कड़ा जो है जेल हो सकती है, आप पे कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, फ्रेटर्निटी जो है उसके पहले लेट अस टॉक अबाउट टू थिंग्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट ऑल्सो सीक्स टू अचीव पॉलिटिकल इक्वालिटी थ्रू नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन इलेक्टोरल रोल्स, adult suffrage, right to stand in elections and to represent yourself and your community। okay, then economic equality DPSP के थ्रू। ओके, जिसमें आपका यूनियन बनाना, आपको इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, ये सारी चीजें। ठीक है, बेगार का अबॉलिशमेंट, आर्टिकल कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चाइल्ड लेबर 24, हजार्डस वर्क एनवायरमेंट। ओके, सो ये सारी चीजें जो है इसके थ्रू आप देख सकते हो। ठीक है, फ्रेटर्निटी कैसे हम डिफाइन करते हैं? सिंगल सिटीजनशिप है और सिंगल डोमिसाइल है। वी हैव व्हाट? सिंगल सिटीजनशिप एंड व्हाट? हाउ मेनी डोमिसाइल्स? वन डोमिसाइल एंड वन सिटीजनशिप। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज, सो आर्टिकल 51A underlines the duty of every citizen to promote harmony and spirit of common brotherhood। तो ये याद रखिएगा। ओके, और इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसेंडिंग डिवीजन, तो ये क्वेश्चन आया था बाय द वे। प्रमोशन ऑफ हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, यहां पर आप प्रियम्बल से कंफ्यूज हो सकते हैं, बट वो प्रियम्बल में नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज में है, ये याद रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है प्रमोशन ऑफ हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। देयर कैन बी इंस्टेंसेस वेयर यू कैन गेट कंफ्यूज कि अच्छा लास्ट में प्रियम्बल में ऐसा तो कुछ लिखा हुआ है, बट नहीं, वो फंडामेंटल ड्यूटीज में प्रेजेंट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रैटर्निटी क्या है? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन है। ठीक है, उसको प्रमोट करना है। किसको क्या क्या प्रमोट करना है? डिग्निटी और यूनिटी और इंटेग्रिटी। ठीक है, ऑलराइट। प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सो बेरुबारी यूनियन केस सबसे पहला जो था 1960 का, उसमें देखते क्या था। तो अभी का जो है सबसे पहले मैं बता देता हूं करंट स्टेटस क्या है।
करंट स्टेटस क्या है? प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज read independently of other parts. This is the UPSC stand. Okay. अब यहां पर देखिए, हम मुझे क्या बताना है आपको? मुझे बताना है कि ये यहां तक कैसे पहुंचा। आज का 2024 में जब ये है इसका सिचुएशन, अब देखना है कि ये यहां तक कैसे पहुंचा। ओके, तो हम देखते हैं बेरुबारी यूनियन केस 1960 उसके संदर्भ में। ठीक है, ओके। तो बेरुबारी यूनियन केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि प्रियम्बल जो है वो जनरल पर्पस बताता है बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। इट वाज व्यूड एज क्रूशियल फॉर इंटरप्रेटिंग एम्बिगुअस टर्म्स, हाउएवर प्रियम्बल वाज नॉट अ पार्ट। अभी पार्ट है, लेकिन बेरुबारी यूनियन में क्या बोला? नॉट अ पार्ट। फिर केशव नंदा भारती केस में क्या बोला? इट इज अ पार्ट। ओके, एंड कोर्ट हाईलाइटेड कि प्रियम्बल एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। फिर एलआईसी ऑफ इंडिया केस में क्या बोला कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट। और उसके बाद क्या बोला गया कि प्रियम्बल जो है इट वाज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बट वाज प्लेस्ड एट द एंड टू इंश्योर इट कंफर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज नॉट द प्रियम्बल which is guiding the constitution, rather it is the constitution which is guiding the preamble. Now did you understand this? When I say that preamble's current status is it is part of constitution and it should be read independently of other parts. Why? Because it was put at the end to ensure that whatever is written inside the constitution preamble uske साथ confirm करे, rather than the content of the constitution conforming to the preamble. That's why it is read independently of other parts. Was this enough? क्या ये चीज आपको समझ में आई with regards to preamble as a part of constitution? Okay, I hope so. कुछ भी पूछना है अभी पूछिए, फिर नेक्स्ट रिवीजन साइकिल में बहुत कम टाइम मिलेगा। अभी ये जो आपका लास्ट चांस है कुछ जो आपको डाउट्स है उसको क्लियर करने का। बिकॉज वंस आई स्टार्ट द लास्ट रिवीजन साइकिल, उसमें तो फिर 15 मिनट्स पर टॉपिक, 10 मिनट्स पर टॉपिक वाला सिस्टम रहेगा, जस्ट टू गेट अ रिफ्रेशर। उसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा दैट वी कैन डिस्कस एट लेंथ। तो फिर इसीलिए बोल रहा हूँ, कुछ भी डाउट है आप पूछिए। फाउंडिंग फादर्स एंड द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये जो है इसको पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है was adopted. The motion that the preamble is a part of constitution was adopted, reflecting the founding fathers intention कि ये पार्ट रहे। इसको जो है बेरुबारी यूनियन में मना कर दिया गया था, लेकिन बाद में केशव नंदा भारती और एलआईसी ऑफ इंडिया केस में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, लेकिन प्लीज रिमेंबर द प्रियम्बल्स प्रोविजंस आर नॉन जस्टिसिएबल जस्ट लाइक डीपीएसपी। दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये जो है कोर्ट ऑफ लॉ में इनको आप एनफोर्स नहीं कर सकते। प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर फॉर द लेजिस्लेचर नॉर इट इज अ लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर। ये सोर्स ऑफ पावर भी नहीं है और साथ साथ ये लिमिटेशन भी नहीं है। इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज रेड, प्लीज रिमेंबर, इट इज रेड independently of other parts. Amendability of preamble, so amendability of preamble जो है अंडर आर्टिकल 368 वो केशव नंदा भारती केस में डिस्कस किया गया था। ओके, और प्रियम्बल जो है उसमें क्या बोला गया था केशव नंदा भारती केस में, दैट प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड प्रोवाइडेड इट डज नॉट ऑल्टर द बेसिक फीचर। तो अभी का क्या ये मान्य है दैट प्रियम्बल इज अमेंडेबल सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर restrictions.
ठीक है, ऑल राइट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ये 2021 में क्वेश्चन आया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमें क्या मिलता है? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी वर्ड्स। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी वर्ड मिला था। अगर मैंने आपको बताया तो ऑन बिफोर बिफोर 1976 क्या था? हम क्या थे? सॉवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। क्या हम ये थे? सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वेर वी अ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? यस, वी वेर अ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, ओके। तो यहां पर क्या है कि प्रियम्बल्स कैन बी अमेंडेड or addition of new words, omission of words can happen, but they must not infringe upon the constitution fundamental characteristic, which is the basic basic structure. Okay, तो इस तरीके से प्रियम्बल जो है आपका कंप्लीट हो गया। आई होप इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, इसको गलती मत करना। पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग इट विल कम, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज 2021 में दे हैड आस्क्ड, उसके पहले भी 17-18 में उन्होंने एक बार पूछा हुआ है प्रियम्बल के बारे में कि वो कैसा प्रियम्बल, क्या पार्ट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। और फिर उसके बाद पूछा है कि आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट, उसके पहले आपसे पूछा है प्रियम्बल के अमेंडेबिलिटी के बारे में। तो ये सारी क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं, आपका फिर से आ सकता है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है। I'll just recommend that you go through the previous year question once, सारे सब्जेक्ट का। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2013 से 2023 तक का आपको पर सब्जेक्ट 1.5 hour से ज्यादा नहीं लगेगा। एंड यू हैव 15 days with you, 14 days with you, so you can do it. Okay.